हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में जो कि है आरटीई एक्ट 2009। इससे पहले मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इंक्लूजन से रिलेट करके इसे समझाया है अच्छे से। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप शॉर्ट में इसे समझना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको A to Z ऑफ आरटीई एक्ट बताऊंगी। तो ये वीडियो सारे ही टीचिंग एग्जाम्स के लिए या फिर बीएड के लिए, जेबीटी के लिए, डीएलएड के लिए, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी आरटीई एक्ट की हिस्ट्री से लेकर इश्यूज एंड चैलेंजेस तक भी। लाइक हिस्ट्री कि किन आर्टिकल्स से मिलकर ये एक्ट बना, जैसे आर्टिकल 21A, डीपीएसपी का आर्टिकल 45, जो ड्यूटी ऑफ गार्डियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर वार्ड है, फंडामेंटल ड्यूटी 51A, उस उन सबको मिलाकर कैसे ये आरटी एक्ट बना। फिर उसके बाद हिस्ट्री क्या रही है इसकी, यानी कि कहाँ से आया है ये और राज्यसभा में कब ये इसे पास किया गया, फिर लोकसभा में कब पास किया गया, फिर उसके बाद कब इंडिया में ये लागू हुआ। ये सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कब राज्यसभा में आया था, कब लोकसभा में आया था, कब देश में लागू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुआ और उस वक्त क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीजें, इसका पूरा नाम क्या है। लाइक बहुत से लोगों को लगता है कि आरटीई एक्ट है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वेयर एज इसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसमें उसके अलावा मैं इश्यूज एंड प्रोविजंस बताऊंगी इसके कि क्या प्रावधान रहे हैं, कि कैसे इन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए बोला, एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम के लिए बोला, नो डिटेंशन पॉलिसी आई, पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए ये बताया, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात हुई, इसमें एसएमसी की बात हुई कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज बननी चाहिए, 25% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस इसकी बात हुई, फिर क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स की बात हुई, रिटेन करके रखना है हमें बच्चों को इसकी बात हुई, नेबरहुड स्कूल्स की बात हुई, ब्रिज कोर्सेज, और इसके अलावा और भी जो बहुत सी चीजें इन्होंने बोली है वो सारी हम A to Z इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े, लाइक कुछ राइट्स के साथ ये कन्फ्लिक्ट कर रहा था, जैसे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, ट्रेन्ड टीचर्स नहीं थे, डिफिकल्ट था इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना। अब इतने अलग अलग तरीके के बच्चे क्लास में बैठे होंगे तो टीचर्स के लिए काफी डिफिकल्ट था। तो ये सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस देखने को मिले। इसके अलावा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिलेगी और नोट्स भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसमें 7 चैप्टर्स कौन से हैं, उन 7 चैप्टर्स में 38 सेक्शंस कौन से हैं, जो एक स्केड्यूल है उसमें क्या बोला गया है। इसके अलावा हम जानेंगे कि 2012 और 2019 में क्या चेंजेस आए इस एक्ट में, क्या अमेंडमेंट्स हुई, क्या संशोधन हुए, वो भी हम जानेंगे। इन लास्ट में कि आपको इस टॉपिक की कितनी समझ हुई है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 60+ PYQs भी लाए हैं, जो कि यूपीएससी, यूजीसी नेट, DSSB, रीट, केवीएस, यूपीटेट, सीटेट, इन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें एक्ट्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है, उन सब के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नई वीडियोस लेके आऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 was passed by the Indian Parliament on August 4, 2009 and came into effect on April 1, 2010 except Jammu and Kashmir। यानी कि ये राज्यसभा में कब पारित हुआ था, ये 20 जुलाई 2009। ये एक बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद लोकसभा में कब आया था, 4 अगस्त 2009। फिर राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिली थी 26 अगस्त 2009। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 से, और जम्मू एंड कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया था। With this enactment, India became the 135th country to recognize education as a fundamental right for children। इसके साथ ही भारत क्या बन गया था, 135वां देश बन गया था इसको एज अ फंडामेंटल राइट जो है वो लागू करने के लिए। इसकी रूट्स किसमें है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिकल 21A में, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया।
आर्टिकल 45 में, जिसमें ये बोला गया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटी थी कि हर गार्डियन को अपने चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है 6 to 14 ईयर ऑफ एज, तो उन सभी से मिलकर ही ये आरटीई एक्ट आया था। इसका मेन वो था कि टू एनफोर्स आर्टिकल 21A, जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 21A था उसको एनफोर्स करने के लिए इसे 2009 में लाया गया था। द एक्ट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड, और एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि ये कैसे ऐड हुआ था इसमें, तो 86th अमेंडमेंट जो हुई थी 2002 में, उसके बेसिस पर ये आया था। So this act ensures that every child has the right to free and compulsory education, where free means, दो वर्ड्स थे इस एक्ट में, फ्री एंड कंपल्सरी। उन दोनों वर्ड्स का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और उन दोनों वर्ड का मीनिंग भी आपको लिखना है अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। फ्री मीन्स कि किसी भी चाइल्ड से किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी डायरेक्ट चार्ज या कोई भी इनडायरेक्ट चार्ज। डायरेक्ट चार्ज होता है लाइक जो फीस होती है, और इनडायरेक्ट चार्ज होता है कि आप बच्चे से कुछ फंक्शन के लिए पैसे मांग रहे हो, या फिर होता है जो वो नोटबुक्स खरीद रहा है, बुक्स खरीद रहा है, तो किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो उससे चार्ज है बच्चे से नहीं लिया जाएगा। और कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य का मतलब है कि बच्चों को स्कूल लेके आना जरूरी है, ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये उसके पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस एक्ट में 7 चैप्टर्स यानी कि 7 अध्याय और 38 धाराएं यानी कि 38 सेक्शंस हैं। तो अगर हम कुछ प्रोविजंस की बात करें पहले, यानी कि क्या क्या प्रावधान है इसमें, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ, लाइक अगर आपको सब्जेक्टिव टॉपिक एग्जाम में लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे। पहले आप चार्ट बना के सारे प्रोविजंस लिख सकते हो। लाइक इसमें रिटेंशन की बात करी गई कि हमें बच्चों को स्कूल में रखना है, सबसे पहले तो उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, फिर उसके बाद उन्हें स्कूल में रिटेन करके ही रखना है। सीसीई की बात हुई कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होनी चाहिए बच्चे की। ब्रिज कोर्सेज की बात करी गई कि जो बच्चे पीछे छूट गए हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या फिर जिनको हम दोबारा बैक टू स्कूल ला रहे हैं, उन बच्चों को हमें ब्रिज कोर्सेज देना है ताकि वो दूसरे बच्चे जो क्लास में ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं उनकी बराबरी में आ सके। नेबरहुड स्कूल स्कूल नजदीक होने चाहिए, लाइक 1 किलोमीटर के अंदर या 3 किलोमीटर के अंदर। वो सारे हम प्रोविजन में डिटेल में पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल बर्डन, सेंटर और स्टेट मिलकर ये फाइनेंशियल बर्डन जो है वो संभालेगा। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को कास्ट, कलर, क्रीड या किसी भी बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है स्कूल से, स्कूल वालों को उन्हें एडमिशन देनी ही पड़ेगी। बच्चे को किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं दी जा सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को अप टू क्लास 8th फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस प्रोविजंस पर थोड़े सवाल उठे, लेकिन अगर आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे, मतलब एक पॉजिटिव थॉट के साथ इसको लागू किया था। हालांकि बाद में अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस आए इसमें। एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम होना चाहिए, अगर बच्चा 6 साल का है तो उसे फर्स्ट में एडमिशन मिलनी चाहिए, अगर 7 साल का है तो उसे सेकंड में एडमिशन मिलनी चाहिए, तो उसकी एज के हिसाब से ही उसे एडमिशन मिलनी चाहिए। पीपल टीचर रेशियो 1:30 1:35 का मेंटेन रहना चाहिए। कितना कहाँ मेंटेन रहना चाहिए ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होनी चाहिए जो पूरा गवर्न करेंगी कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, अटेंडेंस प्रॉपर है लोगों टीचर्स की कि नहीं। क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए जिसको एनसीईआरटी चेक करेगी कि टीचर्स के पास टेट है, और अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उन टीचर्स को अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करने के लिए 5 साल का टाइम दिया गया। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन्हें 25% रिजर्वेशन दी गई। होम बेस्ड एजुकेशन की बात करी गई उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा, यानी कि डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटीज़ है जिनमें, उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन की बात करी गई। तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपके लिए नोट्स प्रोवाइडेड हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रोविजंस ऑफ आरटीई एक्ट 2009 यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधान। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और मैं साथ साथ में आपको ये भी बताती चलूंगी कि ये कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर क्वेश्चन जो वो थोड़ा डिफिकल्ट है या थोड़ा ठीक लेवल का है तो उसमें सेक्शन पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये बात बोली गई है। तो आपको सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है उनके सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि सेक्शन 3 यानी कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसमें क्या बोला गया कि 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनमें 6 से 18, उनके लिए ये उम्र ज्यादा थी, तो 6 से 14
बच 14 साल के बच्चे और स्पेशली एबल्ड में 6 से 18 साल के बच्चे हैज द राइट टू रिसीव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन स्कूल। बच्चे से किसी भी तरीके की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को एजुकेशन मिले। और वो ऐसी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चा एटलीस्ट एलिमेंट्री स्टेज तक तो अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी करे। कंपल्सरी का मतलब था कि वो स्कूल अटेंड करे और पेरेंट्स इंश्योर करें कि बच्चा स्कूल आए, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, 3 आर्टिकल्स का मिलकर एक एक्ट आया था कि उनको मिलाकर। तो 6 से 14 वर्ष एक जो जनरल बच्चे होते हैं उनके लिए, और 6 से 18 वर्ष दिव्यांग बच्चों के लिए ये एज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और आरटी एक्ट कौन सी क्लास के लिए आया था? 1 से 8 तक के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्कूल से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण। ये था सेक्शन 4 के अंडर। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से क्या मतलब था? जो बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं, चिल्ड्रन हु हैव आइदर नेवर बीन टू स्कूल, या तो कभी स्कूल आए ही नहीं, और हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। या तो कभी स्कूल आए ही नहीं या प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए बिना ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। यानी कि कुछ रीजंस हो जाते हैं, कभी कभी क्या है, चाइल्ड लेबर है या कुछ है, तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चलानी है हमें और उन्हें वापस स्कूल में लेके आना है, to help them complete their studies at the appropriate level. The training will be provided in such a way that the child will be ready to continue their education in regular school classes. वो बच्चे को इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, इस प्रकार से प्रशिक्षण देना है कि बच्चा जो है वो जो नॉर्मल बच्चे हैं, जनरल बच्चे हैं, जो रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, उनकी बराबरी कर पाए। नेक्स्ट इज नेबरहुड स्कूल, और इसकी बात करी गई है सेक्शन 6 में, यानी कि पड़ोसी स्कूल धारा 6। तो इसमें बोला गया कि जो स्कूल होगा ना, अगर दूर होगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे ही नहीं। एज पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चों को डेली डेली स्कूल छोड़ के आए, स्पेशली उन गाँव के या जिन्हें डेली काम के लिए जाना होता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेते हैं। तो इस आरटी एक्ट में बात हुई कि स्कूल अगर पास में ही होगा तो मैक्सिमम पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो इन्होंने बोला 1st to 5th क्लास के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर की दूरी के कि बच्चा पैदल चल के भी जा सके। और क्लास 6 to 8 में विद वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर की 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना ही चाहिए। वेयर नो स्कूल एग्जिस्ट, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1st to 5th के लिए कितना डिस्टेंस बोला, 6th to 8th के लिए कितना डिस्टेंस बोला। Where no school exists within the area or limit specified, government has to make provision for free transportation, residential facilities and other facilities. जहाँ पर ये मतलब स्कूल ना हो, उन एरियाज में सरकार को क्या है, निःशुल्क परिवहन देना है, उन्हें आवासीय सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान इसमें होगा। In areas with high population density, the state may establish more than one neighborhood school. जिन एरियाज में बहुत ज्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व है कि बहुत ज्यादा लोग हैं एरिया में, तो उन एरिया में एक से ज्यादा जो नेबरहुड स्कूल है वो इस्टेब्लिश करने की बात इसमें कही गई। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल शेयर रेशियो फॉर सेंटर एंड स्टेट, और ये बात हुई सेक्शन 7 में, यानी कि केंद्र और राज्य का वित्तीय योगदान। तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी, उसमें ये बात हुई थी कि जो एजुकेशन है वो पहले स्टेट लिस्ट में होती थी, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में आ गई थी, यानी कि उसके लिए काम सेंटर और स्टेट दोनों को करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल बर्डन भी जो आरटीई एक्ट का था उसमें भी यही हुआ कि सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे इस पे, जिसमें से 65% ऑफ फंडिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 35% जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होंगे वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां पर 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट इज एडमिशन टू स्कूल्स, क्योंकि सेक्शन 12 में बात हुई, यानी कि विद्यालयों में प्रवेश। Every child has the right to be admitted to school, preferably in the neighborhood or area of residence. कि हर बच्चे को एक स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके निवास स्थान के पास स्थित हो। Private schools are required to reserve at least 25% of the seats for children belonging to economically weaker sections or disadvantaged group. यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें भी अपने स्कूल्स में 25% जो सीट्स हैं वो चिल्ड्रन जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से हैं या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप से हैं या कुछ, उनको देनी पड़ेगी वो सीट्स। तो ये भी क्या आपने देखा होगा कि कुछ बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं लेकिन वहां पर भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। द रीजन भी
कि वहां पर 25% जो होता है कि उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, वो उन्हीं को मिलती हैं और उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। जैसे आरटी एक्ट में सारा बोला गया कि किसी तरीके की कोई फीस ना ली जाए और कोई भी स्कूल एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता कास्ट, क्रीड, जेंडर या किसी भी डिसेबिलिटी के बेस पर। नेक्स्ट इज नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस। किसी भी तरीके की कोई कैपिटेशन फीस या चयन प्रक्रिया नहीं होगी, इन सब पर रोक लगाई गई, जो कि सेक्शन 13 यानी कि धारा 13 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या आता है कि स्कूल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम चार्जिंग एनी कैपिटेशन फी और कंडक्टिंग एनी फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग और इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स। लाइक आरटी एक्ट में ये बोला गया कि जैसे पहले क्या होता था कि इवन कुछ स्कूल्स में, तो प्राइवेट स्कूल्स में अभी भी ये होता ही है कि आप बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी टेस्ट लिया जाता है। तो ये बोला गया कि जैसे जो 25% प्राइवेट स्कूल्स में है तो उनके पेरेंट्स या उन बच्चों का, और उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में कि किसी भी तरीके की कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी और स्क्रीनिंग प्रोसेस की ये बच्चे से क्वेश्चन पूछ के फिर उसे एडमिशन नहीं मिलेगी, उसकी एज के हिसाब से उसे एडमिशन मिल जाएगी। दिस प्रोविजन ensures that there are no financial barriers or discriminatory practices in the process of school admission। मतलब इस प्रोविजन का मेन मकसद ये था कि स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में कोई भी वित्तीय बाधाएं ना आए, लाइक जिनके पास पैसे नहीं, ऐसा नहीं हो कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएं और किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो लोगों में। नेक्स्ट इज नो चाइल्ड टू बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास बोर्ड एग्जाम। किसी भी बच्चे को रोकने, निष्कासित करने या बोर्ड परीक्षा देने के लिए आवश्यक नहीं करना, यानी कि किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि वो मतलब बोर्ड की परीक्षा दे। बोर्ड हटा दिए गए और किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना था। नो चाइल्ड शेल बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड। The child cannot be subjected to any form of detention and they are not required to appear for board examination until the completion of elementary education। जैसे आप में से किसी ने सुना होगा कि पहले 5th में भी बोर्ड होता था, 8th में भी बोर्ड होता था, लेकिन उसके बाद आरटी एक्ट के बाद इसे हटा दिया गया कि बच्चे को फेल नहीं करना है। और इस फेल नहीं करने के साथ साथ उन्होंने बोला था कि उसकी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी करनी है, कि साथ साथ में उसको इवेल्युएट करते जाना है। तो अगर आप सेक्शन 16 को पढ़ेंगे ना, तो आरटी एक्ट पूरा पढ़ते हो तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। जब मैंने भी पहले ये सुना था कि नो डिटेंशन पॉलिसी, मुझे भी ये लगा था कि अगर बच्चे फेल हो, अगर बच्चे को कुछ आता ही नहीं है तो उसे अगली क्लास में भेज के क्या फायदा है, तो उसे उसी क्लास में रखना चाहिए। तो मुझे लगा था कि ये बहुत गलत चीज हुई है, लेकिन जब मैंने पूरा ये आरटी एक्ट पढ़ा तो जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये चीज लागू करी गई थी, वो एक बहुत ही अच्छा व्यू था। हालांकि उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अमेंडमेंट में इस चीज को चेंज भी कर दिया गया। तो अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को पॉज करके इस सेक्शन 16 को जो है वो मैंने डिटेल में यहाँ पर थोड़ा दिया है। हालांकि अगर आप असली एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा डिटेल में बात करी गई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे कि क्यों ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी। और ट्रस्ट में ये काफी इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। जैसे एक लाइन तो ये कि रिपीटिंग अ क्लास डज नॉट गिव द चाइल्ड एनी स्पेशल रिसोर्सेज टू डील विद द सेम सिलेबस रिक्वायरमेंट्स फॉर येट अनदर ईयर। कि पिछले साल भी तो बच्चे ने वही चीज पढ़ी, अगर दोबारा से रिपीट कर लेगा तो उसमें क्या नया हो जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे का फेलियर नहीं है कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ये जो स्कूल है, टीचर है, और जो उसको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, उन चीजों का फेलियर है। कि अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट करो, कि लगातार जब उसे इवेल्युएट करेंगे तो बीच में पता लग जाएगा कि बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, रेदर देन कि लास्ट में उसका एग्जाम होता है और उसे फिर फेल कर दिया जाता है। तो जब बीच में पता लग जाता है कि बच्चे को ये इशू आ रहा है, तो उसी वक्त उसे रेमेडियल टीचिंग दी जाए। तो ये सारी बातें उसमें हुई थी कि ब्रिज कोर्सेज हो, कंटिन्यूसली बच्चे को इवेल्युएट किया जाए, जहां पर उसे हेल्प की जरूरत है वहां टीचर उसकी हेल्प करे, उसे एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएं। तो ये सारी बातों को लेकर ही नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो सेक्शन 17 कहता है कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी भी तरीके का उन्हें पनिशमेंट नहीं देना है, ना ही शारीरिक दंड देना है, ना ही मानसिक उत्पीड़न करना है। शारीरिक दंड तो आपको पता ही है कि डंडे से मारना या कुछ, वो मना हो गया। और मानसिक उत्पीड़न होता है कि जैसे बच्चे को बोल दे कि तू तो कितना नालायक है, तुझे तो कुछ आता नहीं है, तू तो बहुत ही गधा है। तो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जिससे जो बच्चा हो उसकी जो मेंटल जो उसका लेवल हो या कुछ, उसको थोड़ा मतलब हरासमेंट नहीं करनी है, मेंटल हरासमेंट उसकी नहीं करनी, कि किसी भी तरीके से उसे हर्ट नहीं करना है, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। दिस प्रोविजन एम्स टू क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न एंड ग्रो। इससे क्या होगा कि बच्चे के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण जो है हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। तो बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसा बोला गया आरटी एक्ट में स्कूल में,
कि स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए कि एटलीस्ट वन क्लासरूम हो हर टीचर के लिए, एक ऑफिस कम स्टोर रूम हो, हेड टीचर्स रूम हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, किचन हो, सेपरेट टॉयलेट हो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, प्लेग्राउंड्स हो, ताकि हम एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना सके, एक उपयुक्त शिक्षण वातावरण बना सके। क्योंकि जब बेसिक चीजें ही नहीं होंगी तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। लाइक अगर गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुएशन डेज में या फिर नॉर्मली वैसे भी फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अलाउ ही नहीं करते हैं कि जहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह ही नहीं है तो वहाँ पे क्यों जाना। तो इसलिए इसमें बोला गया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल में होना चाहिए। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज। ये आता है सेक्शन 21 के अंतर्गत, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समितियों की स्थापना। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज एस्टेब्लिश की गई जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स, लोकल अथॉरिटीज को रखा गया ताकि वो गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है अपना योगदान दे सकें। इन कमेटीज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया या करना था इन्हें स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट एज ग्रास रूट लेवल, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह जाके नहीं देख सकती, स्टेट गवर्नमेंट हर जगह जाकर नहीं देख सकती। तो वहां पर क्या किया गया कि हर स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज बना दी गई, क्योंकि पेरेंट, टीचर्स और जो लोकल लोग हैं वो ग्रास रूट लेवल पर देख सकते हैं कि चीजें अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स, जिसकी बात सेक्शन 23 में कही गई है, यानी कि शिक्षकों की योग्यता और मानक। तो टीचर के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस एक्ट के मुताबिक। और ये एक्ट ये भी वो करता है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो भी मेंटेन होना चाहिए जैसा कि गवर्नमेंट ने सेट किया है, ताकि जो बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। कि अगर स्टाफ ही कैपेबल नहीं होगा, इनकम्पिटेंट स्टाफ होगा, तो बच्चे को नॉलेज तो वो कैसे ही देगा। और इस चीज के लिए जो इनकम्पिटेंट था स्टाफ, उनको 5 साल का समय दिया गया कि वो जो अपनी एजुकेशन है उसको प्रॉपरली, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो भी हैं उनको प्रॉपरली फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज प्यूपल टीचर रेशियो, जिसकी बात सेक्शन 25 में यानी कि धारा 25 में की गई है। इसमें बोला गया कि हर प्राइमरी स्कूल में 30:1 का पीपल टीचर रेशियो होना चाहिए, यानी कि अगर 30 बच्चे हैं तो उनके लिए एक टीचर होना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं यानी कि 6 to 8 जो स्कूल्स हैं उनके लिए 35:1 की 35 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए। और अगर बच्चे 150 इंक्रीज कर जाते हैं यानी कि 150 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए 5 टीचर्स और एक हेड टीचर अपॉइंट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैंने इसमें वर्किंग डेज भी लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि प्राइमरी लेवल पर वर्किंग डेज कितने बोले गए हैं टीचर के लिए, 200, और अपर प्राइमरी लेवल पर 220। यहीं से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितने बोले गए हैं प्राइमरी लेवल पर, 800। और अपर प्राइमरी लेवल पर, ये प्राइमरी थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गया है, तो अपर प्राइमरी लेवल पर कितने बोले गए हैं, 1000 आवर्स बोले गए हैं। इसके अलावा 45 वर्किंग आवर्स पर वीक होने चाहिए हर टीचर के लिए। नेक्स्ट इज प्रोहिबिट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पसेस, यानी कि इसमें थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो गई है, तो आई जस्ट होप कि आप लोग समझ जाएं। हिंदी इसमें यहाँ ये नहीं आएगी कि शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन में रोकथाम नहीं, बल्कि इसमें ये आएगा कि टीचर्स को जो है वो किसी भी ऐसी जगह नहीं लगाना है नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। 3 चीजों की बात करी गई कि 3 जगह लगाया जा सकता है, यानी कि शिक्षकों को शैक्षिक उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। तो वो 3 चीजें क्या थी कि जब दशकीय जनगणना होती है यानी कि पॉपुलेशन सेंसस के लिए लगाया जा सकता है, डिजास्टर कोई हो जाता है आपदा राहत कार्यों के लिए लगाया जा सकता है, और इलेक्शन ड्यूटी लगेगी। 3 चीजों के अलावा टीचर्स की कहीं और ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। पहले क्या होता था कि पोलियो प्रोग्राम में भी लगा देते थे या कुछ और प्रोग्राम या स्कीम आती थी उसमें भी टीचर्स की ड्यूटी लगा देते थे, जिसकी वजह से टीचर अपनी क्लासरूम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो पूरी कर ही नहीं पाता था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें बोला गया है कि सिर्फ 3 चीजों में टीचर की ड्यूटी लगेगी। नंबर 1 जनगणना के लिए, नंबर 2 डिजास्टर अगर कुछ हो जाता उसके लिए, नंबर 3 इलेक्शंस में। इसके अलावा टीचर की कहीं और ड्यूटी नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज प्रोहिबिट्स प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, और इसकी बात करी गई है सेक्शन 28 में कि शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक। सेक्शन 28 प्रोहिबिट करता है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन जो है ना इज वन ऑफ द इल्स अफेक्टिंग इंडियन एजुकेशन विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि ऐसा देखा जाता था कि स्कूल में टीचर्स जो है वो पढ़ाते नहीं थे और बोलते थे ठीक है ट्यूशन में पढ़ा देंगे, तुम्हें ट्यूशन में बता देंगे ये बात। और जानबूझ के जो बच्चे उनके पास नहीं आते थे उन्हें मार्क्स कम देते थे, वेरस जो उनके पास आते थे उन्हें अच्छे मार्क्स देते थे और उन्हें ही क्लास की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते थे। तो आरटी एक्ट ने साफ बोला कि टीचर्स जो है वो प्राइवेट ट्यूशन बच्चे को
नहीं देंगे, ताकि जो उन्होंने क्या बना दिया था, इसको कमर्शियल गेन के लिए यूज कर रहे थे टीचर्स जो है अपनी पावर्स को। तो उस चीज को रोकने के लिए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी पेरेंट्स के साथ किसी भी तरीके की हरासमेंट ना हो, इसके लिए प्राइवेट ट्यूशंस को क्या किया गया, बंद कर दिया गया कि टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, जिसकी बात सेक्शन 31 में कही गई कि इसकी मॉनिटरिंग नेशनल लेवल पर एनसीपीसीआर करेगा। ये भी एक क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एंड स्टेट लेवल पर वही काम जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का होता है, स्टेट लेवल पर वही काम एससीपीसीआर करेगा, यानी कि स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और ये बॉडीज क्या करेंगी, पूरा निरीक्षण कर सकती हैं और अधिनियम के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करेगी। अगर कुछ वायलेशन होती है तो ये उस चीज को रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 7 चैप्टर, 38 सेक्शन और 1 शेड्यूल है। तो जिसमें पहले क्या आ जाता है, प्रिलिमिनरी, जिसमें प्रियम्बल वगैरह आ जाता है। फिर उसके जिसमें बताया गया कि फिर उसके बाद जो सेक्शंस आते हैं, तो सेक्शन 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है, कि कहाँ ये लागू किया गया, कि एक्ट का पूरा नाम क्या है, कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा हर जगह लागू किया गया, कब लागू किया गया, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद इसमें आती हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में जैसे कोई भी एक्ट होता है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके एक एक चीज उन्होंने बताई होती है कि इसमें हमारा कैपिटेशन फी से क्या मतलब है, जैसे इसमें चाइल्ड से क्या मतलब है। अगर आप रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी कि इस एक्ट में उस चीज का क्या मतलब है। लाइक इसमें ये बताया गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन से हमारा मतलब है 1st to 8th क्लास। गार्डियन से हमारा मतलब है जो बच्चे को देखभाल कर रहा है। या फिर कैपिटेशन फी से हमारा मतलब है कि किसी भी तरीके की डोनेशन, कंट्रीब्यूशन या पेमेंट नहीं ली जाएगी। यूनियन टेरिटरी से हमारा क्या मतलब है, तो वो सारे मतलब जो भी वर्ड इस में यूज किए गए उन सबकी डेफिनेशन होती है। फिर चैप्टर 2, जिसमें राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का नाम है। तो इसमें क्या, सेक्शन 3 में यानी कि धारा 3 में बात करेगी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। 4 में स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो कोर्सेज की बात करी गई। फिर 5वें में कि राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल, की अगर बच्चा किसी और स्कूल में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में बात करेगी ड्यूटीज की, कि क्या ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटीज की, पेरेंट्स की। तो ड्यूटीज क्या है, ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू एस्टेब्लिश स्कूल। सेक्शन 6 में स्कूल इस्टेब्लिश करने की बात करी गई। सेक्शन 7 में फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी गई। सेक्शन 8 में गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी उसकी बात करी गई। अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे भी मिल जाएगा, और आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगी। ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी की बात करी गई सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 में ड्यूटीज ऑफ पेरेंट एंड गार्डियन की, उनकी क्या ड्यूटी है। 11th में गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है टू प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन। फिर आ जाता है चैप्टर 4, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स है। तो इसमें क्या है कि एक्सटेंड ऑफ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। इसमें आपको सेक्शन याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के सेक्शन याद रखने हैं। Proof of age for admission, no denial of admission. Section 16 है prohibition of holding back or expulsion. Section 17 है prohibition of physical punishment and mental harassment to child. 18th है no school to be established without obtaining certificate of recognition, कि हर स्कूल को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। क्या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए स्कूल के लिए। पार्ट टू अमेंड स्केड्यूल्स, की स्केड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, सेक्शन 21 में बात हुई। फिर इसके बाद सेक्शन 22 में बात हुई कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए प्रॉपर। सेक्शन 23 में बात हुई कि क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सर्विस ऑफ टीचर्स। 24 में ड्यूटीज ऑफ टीचर्स एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। 25 में प्यूपल टीचर रेशियो की बात हुई। 26 में फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर्स की बात हुई। 27 में प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पसेस, सिर्फ 3 चीज़ों के लिए उनको लगाया जा सकता है, वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 28 में बात हुई कि कैसे किसी भी टीचर को अलाउ नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब में है कि वो प्राइवेट ट्यूशंस दे। फिर चैप्टर 5th जो आया उसमें बात हुई करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, चैप्टर 5th का नाम है। इसमें बात हुई कि करिकुलम एंड इवेल्यूशन प्रोसीजर कैसा होगा, कैसा फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन होगी। 30th में बात हुई एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसा होगा, कि किसी भी बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रोटेक्शन, चैप्टर 6 जो था वो था प्रोटेक्शन ऑफ, यानी कि 6th जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन।
रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस सेक्शन 32, 33 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, 34 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। फिर चैप्टर हमारे पास कौन सा है लास्ट, कितने चैप्टर बताए थे मैंने आपको, 7। तो 7th चैप्टर में क्या है, मिसलेनियस चैप्टर, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले 35 में क्या है कि पावर टू इशू डायरेक्शन की सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेंगी, लोकल अथॉरिटीज क्या करेंगी कि कैसे वो गाइडलाइंस देंगी एसएमसीज को। फिर उसके बाद पार्ट प्रीवियस सेंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, ये होगा कि क्या क्या ऑफेंसेस के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स होंगी, कौन से सबसेक्शंस के अंतर्गत होंगी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। फिर इसके अलावा पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स की क्या क्या अथॉरिटीज उन्हें मिली। फिर उसके बाद स्केड्यूल, जिसमें ये बताया गया कि क्या क्या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होंगे स्कूल के लिए, नंबर ऑफ टीचर्स कितने होंगे, और इसके अलावा बिल्डिंग कैसी होगी, इसके अलावा मिनिमम वर्किंग डेज क्या होंगी। तो ये सारी बातें जो है स्केड्यूल में डिस्कस करी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, तो इश्यूज एंड चैलेंजेस है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। लाइक आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि एक एक कमरे में ही सारी क्लासेस बैठ रही हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते थे या फिर जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते थे, तो जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे तो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, ना बोर्ड्स थे, टीचर बेचारे ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो वो इशू था एक। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स नहीं थे। अगर आप एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम से हिसाब से बच्चों को ऐड कर रहे हो या इंक्लूजन भी कर रहे हो, अलग अलग बच्चों को एक ही क्लास में बैठा रहे हो, तो टीचर के पास भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना कि उनसे कैसे डील करे। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। नो डिटेंशन पॉलिसी ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि अगर बच्चे को फेल नहीं करना है तो उसे इवेल्युएट कैसे किया जाए, और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे इवेल्युएट करना है, इसकी नॉलेज टीचर्स को नहीं थी। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग की इसकी प्रॉपर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि अब जब स्कूल्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज़ को बनने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना और मॉनिटर होना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। और इसके अलावा लैक ऑफ स्पेसिफिक पेनाल्टीज, इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कुछ चीज़ों को लेके कि अगर ऐसा करते हैं तो, जैसे एक्ट में कुछ चीज़ें बोली गई हैं और अगर वो स्कूल वो नहीं मान रहा है तो क्या पेनल्टीज होंगी, तो वो क्लियरली मेंशन नहीं थी। इंटरमिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की थी, कुछ स्टेट की थी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि थोड़ा हॉच पॉच हो रहा था। कंफ्लिक्ट विद अदर राइट्स, आर्टिकल 30 क्या कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वेरेज ये आर्टिकल क्या कह रहा था कि सबको ही क्या है 25% जो है रिजर्वेशन देनी है अपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। वेरेज आर्टिकल 30 क्या कहता था कि माइनॉरिटीज को राइट है कि अपने इंस्टीट्यूशन को खुद चला सके। तो इस हिसाब से क्या हो रहा था कि कुछ एक्ट्स के साथ कुछ राइट्स के साथ इसका कंफ्लिक्ट हो रहा था। नेक्स्ट इज क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, तो 2012 में और 2019 में इसमें अमेंडमेंट करी गई, यानी कि संशोधन किए गए, कुछ चेंजेस लाए गए। तो 2012 में क्या चेंज आया, इट इंक्लूडेड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द आरटी एक्ट एंड रिकमेंडेड होम बेस्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटीज। जिसकी मैंने आपको प्रोविजंस में भी बताया था, तो ये चीज 2012 में आई कि जिन बच्चों को सीवियर डिसेबिलिटीज है, जो अपने घर से निकल ही नहीं सकते खुद, तो उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन हो, यानी कि टीचर उनके घर जाके पढ़ाएगा उन्हें। इसके अलावा क्या बोला गया इसमें, यानी कि क्या एक और चैलेंज मैंने आपको बताया था ना कि कंफ्लिक्ट हो रहा था कुछ आर्टिकल्स के साथ, तो इसमें क्या एग्जेम्प्टेड रिलीजियस एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द एक्ट, यानी कि जो रिलीजियस और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको ये एक्ट मानना जरूरी नहीं था। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट हुई 2019 में, जिसमें यानी कि जो मैंने बताया आपको नो डिटेंशन पॉलिसी, जिस पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। इट अबॉलिश, क्योंकि लागू तो ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया कि ना तो टीचर फिर कितने बच्चों के लिए टीचर ब्रिज कोर्सेज चलाते या कुछ, तो वो टीचर ढंग से कर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से 2019 में क्या बोला गया कि इट एबॉलिश द नो डिटेंशन पॉलिसी इन द स्कूल अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्योंकि उसमें क्या था कि किसी भी बच्चे को आप 8th तक फेल नहीं कर सकते, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें बोला कि ये अब स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बच्चे को फेल नहीं ही करना है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस एक्ट से रिलेटेड, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये एक्ट कितना समझ में आया है। एंड मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर करी हैं। So the first question is, the RTA Act 2009 guarantees free and compulsory education to children of which age group, यानी कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये RTA एक्ट आया था, 3 to 6,
6 to 14, 8 to 16 या 5 to 12। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 6 to 14 ईयर्स। और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2018 में, सीटेट 2023 में और DSSS भी 2020 में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द आरटीई एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो कौन सी अमेंडमेंट के अंतर्गत आरटीई एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2002 में कौन सी अमेंडमेंट आई थी, 86। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज which article of the constitution was added to make education a fundamental right। किस एक्ट को मतलब कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो वो था, ये आपको सबको पता ही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी आर्टिकल 21A। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द आरटीई एक्ट कम इनटू द इफेक्ट, कि कब लागू हुआ। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2010। तो आपको याद रखना है कि लागू हुआ पूछ रहे हैं, लोकसभा में कब पारित हुआ पूछ रहे हैं या राज्यसभा में कब पारित हुआ पूछ रहे हैं। ज्यादातर लागू हुआ ही पूछते हैं या राज्यसभा में कब पारित हुआ पूछते हैं। Next is according to RTE Act 2009 for class 1st to 5th instructional hours in an academic year are, यानी कि एक साल में कितने इंस्ट्रक्शनल आवर होने चाहिए 1 to 5th के लिए। तो ये मैंने आपको बताया था जब पीपल टीचर रेशियो डिस्कस करी थी कि 800 आवर्स की बात करी गई है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next is, as per RT Act 2009, how many teachers will be provided in a school having classes 1 to 5 and a total of 65 students। तो अगर अगर आपको पीपल टीचर रेशियो याद हो, मैंने बोला था 30 बच्चों के लिए एक टीचर होने चाहिए। तो यहाँ पर 65 बच्चे हैं, यानी कि 60 से ऊपर चले गए तो 60 के लिए दो टीचर, अगर 30 के लिए एक है तो 60 के लिए दो, और अगर उससे ऊपर चले गए तो तीन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन आया है यूपीटेट 2021 में, मतलब साथ साथ में आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज आरटी एक्ट 2009 स्टैंड्स फॉर, आरटी एक्ट 2009 का क्या नाम है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इसका नाम नहीं है, इसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। Next is, if a teacher is not professionally qualified, after how many years of RT implementation will he have to possess the required qualification। क्योंकि इन्होंने टीचर के लिए सेट स्टैंडर्ड कर दिए, और अगर टीचर के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो उन्हें निकाला नहीं जाएगा, वेरेज उन्हें चलो मैंने आंसर ही बता दिया आपको, 5 साल का टाइम दिया जाएगा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन, सॉरी मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, बट राइट आंसर इज ऑप्शन डी, और आंसर वैसे ठीक लिखा है कि 5 years। Next is, in a SMC the percentage of actual parents will comprise at least, SMC यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी थी उनमें पेरेंट्स कितने होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75% उसमें पेरेंट्स होते हैं, बाकी लोकल अथॉरिटीज और जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है। Next is, if the SMC of a school has 20 members, then the number of women members in the SMC will, इसमें स्पेशली बोला गया कि women को जरूर रखा जाए। तो अगर 20 members है टोटल SMC में, तो women कितनी होंगी, 50% women की बात करी गई थी। तो मतलब अगर 20 मेंबर है तो 50% कितना हो जाएगा, 10। तो 10 women होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि पेरेंट्स को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेंट ऑफ एनी चाइल्ड। नेक्स्ट इज, according to RTE Act 2009 for class 6 to 8 instructional hours in an academic year are, 6 to 8 के लिए instructional hours कितने हैं। तो वो हो जाएंगे 1000। so the right answer is option C। नेक्स्ट इज, एज पर द मॉडल रूल्स अपर प्राइमरी स्कूल कितने एरिया के विदिन होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1 2 3 4। तो जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो होना चाहिए 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और जो प्राइमरी है वो 1 किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट इज, अ स्कूल ड्रॉप आउट फ्रॉम क्लास 3rd एज 30 विल हैव टू बी एडमिटेड टू विच क्लास एज पर आरटी एक्ट 2009। यानी कि जो बच्चा 13 साल का है और 3rd क्लास से जो है ड्रॉप आउट है, तो वो कौन सी क्लास में होना चाहिए। क्योंकि इसमें एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम की बात करी कि एज के हिसाब से बच्चे की क्लास होनी चाहिए। तो इसमें 6 से 14 साल के बच्चे की बात हुई 1st to 8, यानी कि जिसके हिसाब से 6 साल का जो बच्चा है वो 1st क्लास में होगा, 7 साल का जो बच्चा है वो 2nd में होगा। तो अब ये बच्चा 13 साल का है, तो इस बच्चे को एडमिशन कौन सी क्लास में मिलेगी, 7th क्लास में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स मस्ट प्राइवेट स्कूल रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कितनी परसेंटेज सीट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए होंगी, तो वो है 25%. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर आरटी एक्ट, कि आरटी एक्ट में किन चीजों के लिए मना किया गया। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे टीचर्स। स्कूल एडमिशन टेस्ट फॉर स्टूडेंट बिलो ग्रेड 8 की टीचर जो है वो मतलब स्कूल एडमिशन टेस्ट ले बच्चों का 8 साल से जो काम किया है, इसके लिए भी मना करी है। फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल मेंटल किसी भी तरीके की पनिशमेंट के लिए मना करा है। तो इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Next is what is the maximum distance a primary school should be from children's residence under the RT Act? तो प्राइमरी स्कूल के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 1 किलोमीटर. आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, यानी तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो गया हो, तो कोई नहीं, उससे आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी और अच्छे से याद हो जाएगी वो चीज़. नेक्स्ट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटी एक्ट. तो आरटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये चीज मैंने आपको बताई है जब हमने ये आरटी एक्ट डिस्कस किया है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनसीपीसीआर. इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेना. इसकी फुल फॉर्म है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी जगह पूछा गया है. सी टेट 2021 में, यूपी टेट 2022 में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन. तो एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. नेक्स्ट इज क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009 आर. कैसे होते हैं क्लासरूम? अनअफेक्टेड रहते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. ऐसे कोई फर्क कैसे नहीं पड़ेगा जब हम इतने चेंजेस कर रहे हैं. जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस होते हैं कि जेंडर वाइज की मेल हो, एक क्लास में मेल है एक क्लास में फीमेल है, ऐसा कुछ हो रहा है. या एज वाइज मोर होमोजीनियस हो रहे हैं या एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस हो रहे हैं. तो अगर आपको याद हो इसमें एज एप्रोप्रिएट क्लासरूम की बात करिए कि अगर बच्चा 14 साल का है तो वो 8th में ही बैठेगा, और अगर 13 साल के तो वो 7th में ही बैठेंगे. तो इस हिसाब से क्या हो गया, हमने एक जैसी एज के बच्चों को एक साथ रख दिया, तो एज वाइज मोर होमोजीनियस. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 फॉर क्लास 6 to 8 नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर. तो आरटी एक्ट के अंतर्गत 8 6वीं से 8वीं जो क्लास है उनके लिए वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? तो द राइट आंसर इज 220, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज टास्क्ड विद डेवलपिंग अ करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर द आरटी एक्ट. तो करिकुलम हमेशा कौन बनाता है? एनसीईआरटी बनाती है. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज प्रिंसिपल इज एम्फेसाइज्ड इन द आरटी एक्ट. किस पर एम्फेसाइज किया गया? नॉन डिटेंशन पॉलिसी अंटिल क्लास 8, प्रमोशन ऑफ रोट लर्निंग. कोई भी एक्ट जो है रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करता है कि आप रट्टा बजवाओ बच्चों को. एग्जामिनेशन फोकस्ड एजुकेशन, इसमें कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हुई है, एग्जामिनेशन पर फोकस करने की बात नहीं हुई है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूलिंग, की सभी स्कूल को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इस पर भी बात नहीं हुई है. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नॉन डिटेंशन पॉलिसी अंटिल क्लास 8. नेक्स्ट इज which body is primarily responsible for the grievance redressal mechanism under the RTE Act. तो कौन है जो जो भी ग्रीवेंसेस होंगे उनको चेक करेगा, यानी कि कहाँ क्या इशू आ रहा है, तो वो काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द आरटी एक्ट विद रिगार्ड टू टीचर क्वालिफिकेशन, की क्या बोला गया टीचर की क्वालिफिकेशन के लिए इसमें? तो इसमें बोला गया कि मैंडेटरी टेट होना चाहिए टीचर्स के पास. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. Next is which provision under the RT Act mandates schools to have basic facilities like toilets and drinking water. की basic facilities, basic infrastructure facilities ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो ये किस चीज में बोली गई बात? मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्लॉज की मिनिमम इतनी चीजें तो स्कूल में होनी ही चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से चल सके. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. Next is which section of the RT Act emphasizes the prohibition of physical punishment and mental harassment of student. तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये बात बोली गई है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 17. जैसे इसको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं कि जो 17 के हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं ना 17 खतरा, तो बच्चे को कोई खतरा नहीं देना है हमने, किसी भी तरीके की पनिशमेंट या हरासमेंट नहीं देनी है. या ऐसे समझ लो कि बच्चा फिर टीचर के लिए खतरा बन जाता है कि अगर टीचर को उल्टा जवाब दे दिया या कुछ कर दिया, तो किसी भी तरीके से याद रख सकते हो आप, मतलब कोई भी ट्रिक लगा के. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एसएमसी एज पर आरटी एक्ट. एसएमसी का क्या रोल है?
तो ना तो वो स्कूल करिकुलम, अब उसमें पेरेंट्स हैं, उन बेचारों को क्या पता कि करिकुलम में क्या चल रहा है, और टीचर्स को तो वो कैसे अपॉइंट करेंगे, ना ही बच्चे की असेसमेंट लेंगे, तो क्या करेंगे। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कभी कभी क्वेश्चन कर लेते, तो क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे स्कूल के बजट्स को और परफॉर्मेंस को कि सुचारू रूप से स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशियो प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरटी एक्ट फॉर प्राइमरी स्कूल। तो आरटी एक्ट के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है प्राइमरी स्कूल्स के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30:1 है प्राइमरी स्कूल्स के लिए और 35:1 है एलिमेंट्री स्कूल के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एम ऑफ द आरटी एक्ट। तो की एम क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन सबके लिए फ्री हो, इंश्योरिंग इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, की हर बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना, या सेंट्रल स्कूल्स एस्टेब्लिश करना। तो मेन फोकस क्या है उनका, क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को। नेक्स्ट इज अंडर आरटी एक्ट हाउ ऑफन शुड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स बी रिव्यूड, कि कितने साल के अंदर या कितने साल के बाद चेक किया जाएगा उसे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एवरी 3 years। नेक्स्ट इज विच चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल ट्रेनिंग अंडर द आरटी एक्ट, किन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि ब्रिज कोर्सेज वगैरह जो है वो किन के लिए होंगे, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए, या फिर ड्रॉप आउट चिल्ड्रन के लिए। तो ये होंगे सबके लिए ही। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज व्हाट डज द आरटी एक्ट मैंडेट फॉर चिल्ड्रन हु ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, जिन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया उनके लिए आरटी एक्ट क्या बोलता है कि इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो। जब स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया है फिर वोकेशनल ट्रेनिंग अकेले से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन दे दो नेक्स्ट ग्रेड में, या फिर स्पेशल ब्रिज कोर्सेज हो उनके लिए, या फिर उनकी स्टडी डिसकंटिन्यू ही रहने दो। तो इसमें बात करेंगे कि स्पेशल ब्रिज कोर्सेज चलाए जाए उनके लिए, यानी कि ब्रिज क्या हो कि वो जोड़ दे जो क्लास में डेली आ रहे हैं उन बच्चों के साथ, और जो बच्चा बाहर है स्कूल से नहीं आ रहा है उनको एक ब्रिज ऐसा रास्ता देना है जो उन बच्चों के पास वो जा सके, यानी कि एज अ नॉलेज में उनके बराबरी कर सके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेट अंडर आरटी एक्ट, की जरूरी नहीं है प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी। इन्होंने बोला कि कैपिटेशन फी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने बोला कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए। पर क्या नहीं बोला कि बैन कर दो प्राइवेट स्कूल्स को, ऐसा नहीं बोला, बस इतना बोला कि 25% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रहेगी यहाँ पर भी। What does the RT Act specify as the responsibility of local authorities? तो local authorities की क्या responsibility रहेगी। अब वो टेक्स्ट बुक तो चेक करने जाएंगे नहीं, ना ही टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, ये थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन वर्डिंग अलग है। तो क्या करेंगे वो मॉनिटरिंग, एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस चेक करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट प्रोविजन डज द आरटी एक्ट मेक फॉर स्टूडेंट्स फेलिंग इन एन एकेडमिक केयर। तो यानी कि जो एकेडमिक केयर में फेल हो गए हैं, यानी कि उन बच्चों को नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए क्या कि इन्हें फेल कर दिया जाए, इमीडिएटली एक्सपर्शन हो जाए इनकी, या फिर सेम क्लास में रखा जाए जब तक खुद पास नहीं होते, या फिर नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाए बिना कुछ चीज़ें दिए। तो इसमें बोला गया कि जैसे ब्रिज कोर्सेज की बात करेगी और रेमेडियल क्लासेस की बात करेगी, कि बच्चे को नहीं आ रहे तो उससे उसी क्लास में फिर से रखने से क्या फायदा हो जाएगा। अगर उसे आ रही होती चीज़ तो वो 1 साल में भी समझ जाता। पर इसमें फिर इसीलिए बोला गया कि फेल मत करो, उसको एडिशनल टीचिंग दो, उसको समझाओ, कंटिन्यूसली इवेल्युएट करो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरटी एक्ट 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो ये मैंने अमेंडमेंट में भी बताया आपको कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो है उनको इस चीज़ से बरी कर दिया गया, क्योंकि वो तो एडमिनिस्टर ही उन्होंने अपने माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए चलाए होते हैं, उसमें भी अगर 25% रिजर्वेशन वो ईडब्ल्यूएस को दे देंगे तो उन्हें चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए, इसीलिए इनको इस जो एक्ट है इससे मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर प्राइमरी स्कूल अंडर द आरटी एक्ट। तो कितने वर्किंग डेज होने चाहिए टीचर के लिए, मतलब आरटी एक्ट के अंतर्गत। सो द राइट आंसर इज 200 डेज, कि कितने दिन चलना चाहिए वो स्कूल। नेक्स्ट इज व्हाट डज सेक्शन 18 ऑफ द आरटी एक्ट रिक्वायर स्कूल्स टू ऑब्टेन। तो सेक्शन जो 18 है वो किस चीज के बारे में बात करता है, तो वो बात करता है रिकग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि स्कूल को जो है वो प्रॉपर रिकग्निशन एफिलिएशन सर्टिफिकेट लेना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीडीएस एग्जाम में भी आया हुआ है, तो कितने इंपॉर्टेंट है आरटी एक्ट के क्वेश्चन, ये आप इससे देख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट डज द आरटी एक्ट से अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या बोलता है कि इन्हें एक्सक्लूड कर दो मेन स्ट्रीम से, या फिर इनके लिए ऑप्शनल होम स्कूलिंग सपोर्ट, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल, या मैंडेटरी इंक्लूजन इन रेगुलर स्कूल। तो इन्होंने बोला जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें इंक्लूड किया जाए, मैंडेटरी इंक्लूजन इन रेगुलर स्कूल्स, और बोला गया जो डिसेबल बच्चे हैं
जिन्हें सीवियर डिसेबिलिटीज है उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि टीचर जो है वो घर जाके पढ़ाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज राइट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द आरटीई एक्ट 2009, की कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। मिड डे मील्स की उन्होंने बात करी कि प्रॉपर मील्स होनी चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि हायर एजुकेशन की बात नहीं करी। इन्होंने सिर्फ 8th क्लास तक की बात करी कि बेसिक एजुकेशन बच्चे के पास हो, ताकि एटलीस्ट वो पढ़ लिख सके थोड़ा बहुत, कि अगर कहीं बाहर जा रहा है तो किसी से ना पूछना पड़े कि इस बोर्ड पे क्या लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करे तो किसी से ना पूछना पड़े, वो बच्चे को खुद पता हो। फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ वन टीचर इज रिक्वायर्ड व्हेन टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट एक्सीड। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर जैसे 30 बच्चों पर एक टीचर चाहिए, लेकिन अगर 150 से वो इंक्रीज कर जाते हैं तो क्या चाहिए, 5 टीचर्स और एक हेड टीचर, सो 150। Next is under the Children's Right to Free and Compulsory Education Act 2009, no teacher can be appointed for which of the following tasks। ये टीचर को नहीं अपॉइंट किया जा सकता इनमें से कौन से टास्क के लिए। तो मैंने आपको बताया 3 चीजों के लिए ही उन्हें मतलब लगाया जा सकती है, टीचर की ड्यूटी लगाई जा सकती है, अपॉइंट किया जा सकता है। एक तो सेंसस के लिए, एक डिजास्टर रिलीफ वर्क के लिए और इलेक्शन रिलेटेड वर्क के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो होगा, मतलब जहां वो नहीं उनकी ड्यूटी लगेगी, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पल्स पोलियो प्रोग्राम। नेक्स्ट इज अंडर द आरटी एक्ट विच ऑफ दीज इज नॉट अलाउड फॉर स्कूल एडमिशंस, की क्या नहीं अलाउड है। कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी, कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होगी, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। According to the RT Act, what is the criterion for identifying disadvantaged groups eligible for special provision? तो जो स्पेशल प्रोविजन के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप कौन से होंगे, जिनकी इनकम लेवल बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये जो SC ST से बिलोंग करते हैं, या फिर जो रिमोट और ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्किंग आवर्स रिक्वायरमेंट फॉर टीचर्स अंडर द आरटी एक्ट, कि पर वीक कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 45 आवर्स पर वीक। नेक्स्ट इज आरटी एक्ट मैंडेट्स व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम फॉर स्कूल। इन्होंने क्या बोला, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्योंकि सभी बच्चों को इंक्लूड करना है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट इज which section of the RT Act emphasizes the constitution of a school management committee। किस एक्ट में किस सेक्शन में जो है एसएमसी की बात करी गई है। तो वो बात करी गई है सेक्शन 21 में, यानी कि धारा 21। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अंडर द आरटी एक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप। कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजें चेक करने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोकल अथॉरिटीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आरटी एक्ट। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है आरटी एक्ट का। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, फ्री एजुकेशन अप टू 8th ग्रेड, प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इन सब के बारे में बात करी इन्होंने, लेकिन ये नहीं बोला कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करो। मतलब वो ऐसा इन्होंने बोला कि जो बच्चे बाहर हैं उनको स्कूल में लाया जाओ, लेकिन चाइल्ड लेबर जैसी कोई स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर पर डे फॉर अपर प्राइमरी स्कूल। तो डे का भी पूछ लेते हैं, वीक का भी पूछ लेते हैं, ईयर का भी पूछ लेते हैं, तो आपको वो सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है 6 आवर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज अंडर द आरटी एक्ट व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ स्कूल ऑपरेटिंग विदाउट रिकॉग्निशन। अगर स्कूल ने रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो उनके लिए क्या पेनल्टी है, कि उन्हें एक तो फाइन देना पड़ेगा और दूसरा उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 1 लाख का फाइन और स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज विच अथॉरिटी हैज द पावर टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटी एक्ट एट द स्टेट लेवल। तो जैसे मैंने बताया था, नेशनल लेवल पर एनसीपीसीआर, तो स्टेट लेवल पर कौन काम करेगा, एससीपीसीआर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एडमिटिंग चिल्ड्रन अंडर द आरटी एक्ट इन क्लास 1। तो जो फर्स्ट में बच्चा कितने साल का होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें कितने साल की बात करिए, 6 से 14, और जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए 6 से 18। तो अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो 6 से 7 सॉरी 5 से 6 साल के बीच में होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में है वो बच्चा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द आरटी एक्ट। तो सेक्शन 8 में किस चीज की बात करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनके सेक्शन सबके ही आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जैसे आपने कुछ भी याद कर लिया तो एलिमिनेशन मेथड से तो आप कर ही पाओगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीटीई अंडर द आरटी एक्ट। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हमेशा क्या करती है, टीचर के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेटिंग टीचर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो इसमें एनसीटीई की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, किसी किसी एग्जाम में ये चीज भी पूछ लेते हैं।
तो अब आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए एज ग्रुप क्या है, 6 to 18, क्योंकि उनमें कुछ जैसे कुछ इश्यूज होते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो धीरे भी सीखें, या कुछ मेडिकल इशू आ जाता है तो हो सकता है ना चीज़ें उतनी जल्दी सीख पाएं। तो 6 to 18 ईयर्स इनके लिए एज है ये। नेक्स्ट इज विच स्केड्यूल ऑफ द आरटी एक्ट प्रिस्क्राइब्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कौन से स्केड्यूल में करी गई है, फर्स्ट स्केड्यूल में करी गई है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशियो फॉर द अपर प्राइमरी स्कूल। तो अपर प्राइमरी स्कूल के लिए मैंने आपको बताया है 35:1, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मोस्ट स्टेट। तो मैंने आपको बताया था सेंटर एंड स्टेट मिलकर खर्चा उठाती है, जिसमें सेंटर कितना उठाता है 65% और स्टेट कितना है 35%। तो ये हो गया 65%, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 16 इन द आरटी एक्ट। तो सेक्शन 16 में किसके बारे में बात हुई है, बैन ऑन डिटेंशन पॉलिसी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका। नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्ले। तो इसमें वही आ जाएगा कि इंश्योरिंग स्कूल अटेंडेंस, यानी कि सेम क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसमें। Which section of the RT Act mandates the inclusion of children from disadvantaged and weaker section in private schools? तो इसकी बात करिए सेक्शन 12 के पार्ट 1 क्लॉज सी में। The right answer is option B. Next is what is the annual household income limit for EWS under the RT Act? कि EWS में किन को गिना जाएगा जिनकी annual income कितनी होगी 2,50,000। Next is which section of the RT Act define the duties of the teacher? तो duties of teacher कौन से उसमें आएंगी, सेक्शन 24 में। सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। हालांकि थोड़ी सी लेंदी वीडियो होगी, लेकिन इसमें मैंने इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बताई है कि इसके बाद कहीं से आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।